Okay, welcome to this first lecture on C programming. These are a series of 10 lectures which I will hold, and these will be sort of a crash course into the C programming. And at the end of these 10 lectures, we will hold a small exam, and whoever can improve his grade, he should improve. And the strategy used will be the best of the two. So if, for example, at this point of time, somebody has gotten 40 marks and in the makeup exam he gets 35, then I will consider his 40 marks. And if he gets 55, then 55. Fine. It's a liberal strategy. Okay, anyways. So let's start with the programming. Now, before understanding what programming is and how we do programming in C or any other language, what we must know is what do we imply when we say we have to program. Before that, anybody has any problem with language or other thing? Should I shift the language? सर आप प्लीज क्या हमें उर्दू में सर सिखा सकते हैं सर? हाँ, फाइन ओके। तो प्रोग्रामिंग सीखने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों का आइडिया होना चाहिए, और उन बेसिक चीजों में से ये है कि प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे तो उसका गोल क्या है, व्हाई डू वी प्रोग्राम, फाइन, और प्रोग्राम किस चीज को करना है ना, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है। व्हाट इज द गोल ऑफ प्रोग्रामिंग, और हम प्रोग्रामिंग से क्या अचीव करना चाहते हैं। नाउ एज ऑल ऑफ यू माइट बी नोइंग, सबको मालूम होगा कि हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम रहता है, और प्रोग्रामिंग से हमारा मतलब ये होता है कि हम इस कंप्यूटर से अपने कुछ चीजें करवाएं, कुछ काम इस कंप्यूटर से करवाएं। सर, और उससे पहले आपको ये समझना होगा कि व्हाई कंप्यूटर, फाइन, व्हाई डू वी नीड कंप्यूटर्स, है ना। कंप्यूटर क्यों चाहिए, उससे हम क्यों अपना काम करवा सकते हैं, हम खुद क्यों नहीं कर सकते। इसलिए कंप्यूटर के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, है ना। फर्स्ट इज इट्स वेरी फास्ट, स्पीड, फाइन। जो कैलकुलेशन हम 1 सेकंड में कर सकते हैं, वैसे 50, 100, 1000 कैलकुलेशंस कंप्यूटर 1 सेकंड में कर सकता है। सेकंड थिंग इज इट हैज नो फैटिग। नाउ नो फैटिग का मतलब है कि इंसान तो थक जाता है, बट कंप्यूटर थक नहीं जाता। जितना आपसे बोलो वो उतना काम करेगा, ठीक है। थर्ड थिंग इज इट मेक्स नो एरर्स। इंसान से गलती हो जाएगी लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं होगी, वो बिल्कुल वही करेगा जो उससे कहा जाएगा। दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज कि कंप्यूटर से हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं। दैट्स व्हाई, बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, इन खूबियों की वजह से हम चाहते हैं कि हम कंप्यूटर्स यूज कर लें, फाइन। नाउ अब समझना ये है कि ये कंप्यूटर है क्या चीज, ठीक है। इसका हम बेसिक मॉडल बना सकते हैं। जो कंप्यूटर है उसको हम इस तरह समझ सकते हैं, ये एक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑब्वियसली। इसके दो बड़े हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? दो बड़े हिस्से। एक है हमारा ALU, which stands for arithmetic and logic unit. Okay, arithmetic and logic unit. और हमारा दूसरा हिस्सा इसमें है कंट्रोल यूनिट। ओके, we don't bother ourselves with the control unit, fine, we are only concerned about the arithmetic and logic unit. Now ये arithmetic and logic unit or this processor, so this is also called as a CPU, or sometimes also called only as a processor, or sometimes called as a microprocessor, whatever you call it. ये दो टाइप की चीजों के साथ इंटरेक्ट करता है। इसके एक साइड में हमारा होता है इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स, फाइन, लाइक योर माउस, योर कीबोर्ड, योर स्टोरेज डिवाइसेस, ऑल दोज थिंग्स। तो ये इनके साथ इंटरेक्ट करता है, फाइन। And on the other hand, it also interacts with something called as a memory. Fine? Yes, sir. Now, when I say memory, it only means RAM and or ROM. Fine? जब आप
अपना सिस्टम खरीदते हो, सॉरी जब आप अपना मोबाइल खरीदते हो उस वक्त आपने सुना होगा कि इसके 6 GB रैम है या इसकी 4 GB रैम है, इसकी 2 GB रैम है। वाई इज दैट इंपॉर्टेंट? दैट इज इंपॉर्टेंट, वो अभी 2-3 सेकंड में आपको 2-3 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कंप्यूटर जो है, ये हमारा जो CPU है, ये इंटरेक्ट करता है इस मेमोरी के साथ। फाइन, बात समझ में आई? फाइन। तो हमारे जो भी काम होंगे, हमारा जो भी काम होगा, उस काम को अंजाम देने के लिए हमें अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को इंस्ट्रक्शन देनी होगी, और उस काम को अंजाम देने के लिए अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट will take the advantage or the services of memory and input output unit। बात समझ में आ रही? Is this clear? Yes sir। जिस किसी को भी प्रॉब्लम होगी वो मुझे उसी वक्त रुकाएगा एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन, ठीक है? नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि ये अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट जो है, हर कोई कंप्यूटर जो है, इट अंडरस्टैंड्स ए लैंग्वेज। अब ऑब्वियसली ये कंप्यूटर लैंग्वेज तो अंडरस्टैंड नहीं, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज या कोई अरबिक लैंग्वेज या उर्दू लैंग्वेज तो अंडरस्टैंड नहीं करता है। इट अंडरस्टैंड्स अ पर्टिकुलर लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड एज अ मशीन लैंग्वेज। ओके, क्या अंडरस्टैंड करता है? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन। आपको पता होगा जो हमारा डिजिटल सर्किट होता है, दैट इज मेड अप ऑफ गेट्स, लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट एंड नॉर गेट। फाइन, बेसिक लॉजिक गेट यही है होता है, एंड ऑल ऑफ दोज आर डिजिटल गेट्स। फाइन, दे वर्क ऑन डिजिटल सिग्नल, आइदर 0 और 1। फाइन, तो हमारा जो सिस्टम है वो अंडरस्टैंड भी यही मशीन लैंग्वेज ही करता है। फाइन, अब अगर हमें इस कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, देन वी हैव टू गिव दैट इंस्ट्रक्शन इन द मशीन लैंग्वेज। बात समझ में आ रही है? ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि हर एक कंप्यूटर की अलग अलग अपनी अपनी मशीन लैंग्वेज है। राइट, तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे 10 नंबर्स हैं, वी हैव 10 नंबर्स, और मुझे उनका सम चाहिए, ठीक है, ये मेरा एक टास्क है। मेरा टास्क है कि मुझे 10 नंबर हैं, फॉर एग्जांपल लेट अस से हमारे पास सैलरी है 10 लोगों की, एंड एट द एंड ऑफ द डे मुझे देखना है कि कितनी सैलरी टोटल हो रही है। फाइन, ये मेरा टास्क है। नाउ इसके लिए लेट अस से कि मेरे पास 2 क्लर्क हैं, और एक क्लर्क के पास IBM की, सॉरी या इंटेल की मशीन है, और दूसरे के पास लेट अस से एप्पल की M1 प्रोसेसर है, एप्पल का M1 प्रोसेसर है। फाइन, नाउ एज आई सेड दैट दोनों ही जो कंप्यूटर्स हैं वो मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन हर कोई अलग अलग मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करेगा। फाइन, बात समझ में आ रही है? ये आप कैसे समझोगे? ये आप इस तरह समझ लीजिए, लेट अस से कि हमारा जो कंप्यूटर 1 है, ये 3 काम करता है। इंस्ट्रक्शन 1, इंस्ट्रक्शन 2, इंस्ट्रक्शन 3। लेट अस से इंस्ट्रक्शन 1 इज सम, दिस इज सबट्रैक्ट, और दिस इज मल्टीपल। फाइन, बात समझ में आ रही है? क्लियर? यस सर, यस सर। तो लेट अस से कि हमारे पास 3 ही इंस्ट्रक्शंस है, M1, M2 एंड M3, और I1, I2, I3। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा कंप्यूटर है, लेट अस से दिस इज इंटेल, एंड लेट अस से दिस इज मैक, एप्पल का M1 प्रोसेसर। फाइन, कितने लोगों को पता है कि अभी एप्पल ने रिसेंटली एक नया प्रोसेसर लॉन्च किया है? Bionic। हाँ, नॉट बायोनिक, इट्स अ न्यू चिप बेस्ड ऑन ARM आर्किटेक्चर। एनीवेज, यस सर। तो ये भी 3 ही इंस्ट्रक्शंस। फाइन, अब 3 इंस्ट्रक्शंस को या क्या है, हम 4 इंस्ट्रक्शन, लेट अस से 4 इंस्ट्रक्शंस हैं। फाइन, दोनों ही जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दोनों ही 4 इंस्ट्रक्शंस करते हैं। अब 4 इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी में आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो लेट अस से इंस्ट्रक्शन 1 के लिए कंप्यूटर नंबर 1 में कोड है 00, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 के लिए 01, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 के लिए 10, और इंस्ट्रक्शन नंबर 4 के लिए 11। ठीक है, और ये हमारा है CPU नंबर 1 के लिए। लेकिन CPU नंबर 2 के लिए लेट अस अज्यूम इसका उल्टा है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन नंबर 1 के लिए कोड है 11, इसके लिए 10, इसके लिए 01, इसके लिए 00। अब डिफरेंट हो गया है ना?
अब अगर मुझे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देनी होगी C1 को, तो मुझे फॉर एग्जाम्पल लेट से इंस्ट्रक्शन I1 यूज करने, तो मुझे लिखना होगा 00। ये सिंपल एक एग्जांपल है, फाइन। कंक्रीटली ये डिफरेंट होता है, बट मैं खाली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और इंस्ट्रक्शन नंबर कंप्यूटर नंबर 2 के लिए सेम टास्क के लिए मुझे फॉर एग्जांपल 11 लिखना होगा, है ना? यस सर। अब अगर कोई तीसरा कंप्यूटर होगा तो उसमें अपना एक कोड होगा, है ना? तो मतलब क्या हुआ? मतलब एट एंड ये हुआ कि टू प्रोग्राम एवरी कंप्यूटर, ठीक है, एवरी कंप्यूटर, हमें उसकी मशीन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी है। वी नीड टू लर्न इट्स मशीन लैंग्वेज, है ना? यस सर। मशीन लैंग्वेज सारी की सारी बाइनरी में ही है, लेकिन Yes. डिफरेंट। ठीक, बात समझ में आ रही है? इस Yes, sir. प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास की एक आवाज इको हो रही है। प्रोग्राम होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाइलर। क्या होता है? Compiler. Compiler. अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं, हम एक ही टास्क जो है अलग अलग लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे। व्हाट वी विल डू इज वी विल राइट दिस टास्क इन सम न्यूट्रल लैंग्वेज, ठीक है? फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे C1 की अपनी लैंग्वेज में और C2 की अपनी लैंग्वेज में। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हम जो है एक टास्क, हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, लेट अस से दिस इज कॉल्ड एज P, ये हम लिखेंगे किसी न्यूट्रल लैंग्वेज। दैट न्यूट्रल लैंग्वेज इज नाउ कॉल्ड एज द हाई लेवल लैंग्वेज। क्या कहते हैं इसको? High हाई level. लेवल लैंग्वेज। तो हमने अब P लिखा। अब ये है कंपाइल, कंप्यूटर नंबर C1 में भी अपना एक कंपाइलर होगा और कंप्यूटर नंबर C2 में भी एक कंपाइलर होगा, ठीक है, सेम। तो ये इसको कन्वर्ट करेगा अपनी मशीन लैंग्वेज में M1 और ये इसको कन्वर्ट करेगा अपनी लैंग्वेज में M2। बात समझ में आ रही है? तो अब इससे हुआ क्या? लेकिन इससे हुआ ये कि हमें ना ये सीखना है ना हमें ये सीखना है, हमें खाली ये वाली लैंग्वेज सीखनी है। बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, दिस इज Yes, sir. समथिंग कॉल्ड एज मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज कट रही है। इट इज आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज द आर्किटेक्चर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। क्लियर नहीं आ रही है या स्लो, ये या धीमी आ रही है? सर कट इको हो कट रहा आ है। रही है, ठीक कट। किसी का जो है ये ऑन है, किसी की माइक ऑन है, उससे लीक हो रहा है, वो इको हो रहा है। मुझे सर की क्लियर आवाज आ रही है। किसी की माइक ऑन है, वो प्लीज माइक ऑफ कर दें। आप माइक तभी ऑन करिए जब आपको कुछ पूछना होगा। फाइन, एनीवेज मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो ये आपको बिल भी जाएगी रिकॉर्डिंग। फाइन, गुड। तो फाइनली अब तक के डिस्कशन में हमें क्या सीखा? फिर हमने ये सीखा कि किसी कंप्यूटर को, अब अगर हमारे पास अब कोई भी कंप्यूटर होगा यहाँ पे, फाइन, दिस इज सम रैंडम कंप्यूटर C, इसको कंप्यूटर, इस कंप्यूटर को प्रोग्राम करने के लिए, एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम इज नथिंग बट ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को हमने टाई अप कर दिया, एक बड़ा लिस्ट बना दिया, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग यही होता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखना। फाइन, दिस इज समटाइम्स आल्सो कॉल्ड एज द कोडिंग, क्योंकि हम ये कोड वर्ड में लिखते हैं जो एक कंप्यूटर ही समझ पाता है। तो इस पर्टिकुलर कंप्यूटर C को प्रोग्राम करने के लिए हम जो है हाई लेवल लैंग्वेज सीखेंगे। क्या सीखेंगे? हाई लेवल लैंग्वेज। फिर इस कंप्यूटर C पे हमारा एक कंपाइलर होगा जो इस हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा इसके मशीन लैंग्वेज में, एंड देन द कंप्यूटर विल रन दैट प्रोग्राम। बात समझ में आई? तो अब प्रोग्राम करने के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स हैं? फिर पहला स्टेप है we write a program, write a program in high level language, है ना? हम हाई लेवल लैंग्वेज में ये प्रोग्राम लिखेंगे। ये बात समझ में आई ना इतनी? सेकेंड स्टेप क्या है? आप we will compile it, है ना? कंपाइल इट। कंपाइल का क्या मतलब है? ट्रांसलेट
from high level language to machine language. फाइन। ये कैसे अचीव होगा? यूजिंग ए कंपाइलर। बात समझ में आई? हम एक कंपाइलर देंगे, उसको अपना प्रोग्राम देंगे, और वो जिस मशीन पे हमें चलाना होगा उस मशीन के मशीन लैंग्वेज फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करेगा, एंड देन वी कैन रन इट। फिर थर्ड स्टेप है कि वी रन इट। फाइन। रन is also sometimes called as execute the program. Fine. बात समझ में आई? गुड। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वो सिंपली एक टेक्स्ट फाइल होती है। क्या होती है? दैट इज एनी फाइल। उसको कंप्यूटर से उससे कोई मतलब ही नहीं है, चाहे आपके हार्ड डिस्क में या सॉलिड स्टेट ड्राइव में या आपके मोबाइल पे जो भी फाइल होगी, कंप्यूटर के लिए वो सारी एक ही जैसी होती है, उनकी कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है? तो वो कोई भी टेक्स्ट फाइल होती है। फाइन। जब हम उसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो वहां से एक और फाइल बन के आती है, दैट इज समटाइम्स कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट फाइल। क्या आप कहते हैं उसको? हम ऑब्जेक्ट फाइल। ऑब्जेक्ट फाइल। इसका एक्सटेंशन फॉर एग्जांपल कभी कभार होता है .exe। आपने देखा होगा कि आप डबल क्लिक करते हो और वो चल जाता है ना? दोज आर कॉल्ड एज द कंपाइल्ड। वो बाइनरीज होती है, ऑब्जेक्ट फाइल्स होती है। इसी तरह लाइनक्स में आपका होगा a.out या some name.out। ठीक है? इसी तरह डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में डिफरेंट चीज होती है। तो दिस इज कॉल्ड एज द ऑब्जेक्ट फाइल। क्या होता है इसका नाम? ऑब्जेक्ट फाइल। फिर इस ऑब्जेक्ट फाइल को हम यहाँ पे रन करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में। बात समझ में आई अब? ठीक है? रन करने के लिए हमें कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए। इस सब सारे सिस्टम में अब हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर अभी तक चाहिए होगा? द फर्स्ट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर जो हमें चाहिए होगा, हमें कोई टेक्स्ट एडिटर चाहिए होगा। क्या होगा? टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर किस लिए चाहिए? कोड लिखने के लिए। कोड लिखने के लिए। एग्जाम्पल क्या क्या है टेक्स्ट एडिटर की? नोटपैड है ना? नोटपैड। इसी तरह आप वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक है? कोई भी यूज कर सकते हो। नोटपैड हो सकता है। कुछ लोग अगर जो कोडिंग करते हैं उनको पता होगा सबलाइम एक चीज है, सबलाइम है। इसी तरह VS कोड एक है, या आपके अपने मोबाइल्स पे भी कुछ ये हैं एडिटर्स हैं। ठीक है? ऑफिस के तो ये WPS कर सकते हैं। दूसरा पीस ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है? कंपाइलर है ना? तो हमें क्या चाहिए कंपाइलेशन के लिए? हमें क्या चाहिए होगा? कंपाइलर। तो अगर हम C प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? C कंपाइलर। बात समझ में आ रही है? अगर हम जावा में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें चाहिए, जावा एक डिफरेंट लैंग्वेज, C++ अगर मैं प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो हमें C++ का कंपाइलर चाहिए। बात समझ में आ रही? फाइन। दैट्स इट। ये दो सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होंगे। यहां तक बात समझ में आई सबको? कि प्रोग्रामिंग क्या है, क्या करते हैं? यस सर। अब इस कोर्स में हम एक पर्टिकुलर हाई लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे हैं जिसका नाम है C। फाइन। हमारे पास बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस है। हमारे पास C है, C++ है, जावा है, पाइथन और भी बहुत सारी है। ठीक है? उनमें से एक फोर्ट्रान है, पास्कल है, स्विफ्ट है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है। उनमें से एक लैंग्वेज है जिसका नाम है C। बात समझ में आई? ठीक है? नाउ किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए, उसको यूज करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो क्या कैरेक्टर सेट यूज करता है। ठीक है? कैरेक्टर प्रोग्राम ही लिखना है ना। लेट अस से कि हमें एक ऐसे लिखना है इंग्लिश में। ठीक? अगर हमें इंग्लिश में एक ऐसे लिखना चाहिए, दैट ऐसे इज मेड अप ऑफ व्हाट? वो ऐसे किस चीज का बना होता है? बॉडी। पैराग्राफ्स। पैराग्राफ किस चीज का बना होता है? वर्ड्स। सेंटेंस किस चीज के बने होते हैं? वर्ड्स। वर्ड्स किस चीज का बना होता है? अल्फाबेट। लेटर्स कहां से आते हैं? अल्फाबेट से। इंग्लिश अल्फाबेट,
इसी तरह अगर उर्दू में होगा तो उर्दू अल्फाबेट होगा, अलिफ बा पा, तो हिंदी होगा तो हिंदी अल्फाबेट होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर हमारी सी लैंग्वेज है उसका भी अपना एक अल्फाबेट है, दैट इज कॉल्ड एज द कैरेक्टर सेट। बात समझ में आई ना? उस कैरेक्टर सेट में क्या है, हमारे पास A to Z हम यूज कर सकते हैं स्मॉल, हम कैपिटल A to कैपिटल Z यूज कर सकते हैं, हम 0 to 9 यूज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन यूज सम स्पेशल सिंबल्स लाइक डॉलर, we can use the @ symbol, we can use the star, we can use divide, this slash, minus, plus, hash, and so on and so forth. There are certain number of characters which you can use to program in C. बात समझ में आई? Now using these characters, fine, using these characters, just like you can make words in a normal human language, similarly here in C you can make a few things. The first is something called as a keyword. क्या होता है? कीवर्ड। कीवर्ड का क्या मतलब है? कीवर्ड का मतलब है ये एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कैरेक्टर सेट, बट इट्स मीनिंग इज फिक्स्ड इन द कंपाइलर। बात समझ में आई? सो लेट अस से मैंने कोई लिखा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा INT, सी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो सी कंपाइलर जब भी INT देखेगा, ठीक, जब भी INT देखेगा तो उसको पता चलेगा कि ये INT जो है हमारा एक डेटा टाइप है। आई विल एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट्स अगेन, मैं इनको फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बट एज ऑफ नाउ आप ये समझ लो कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनकी मीनिंग फिक्स होती है कंपाइलर में, फाइन। इनको किसी और चीज के लिए हम यूज नहीं कर सकते। बात समझ में आई? सो लेट अस से कि फॉर एग्जांपल इसका एनालॉग आप इंग्लिश लैंग्वेज में ले लो, हमने लिखा AND एंड, ठीक है। नाउ AND एंड का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में फिक्स है, ठीक है, लेकिन कुछ और कॉम्बिनेशन है जिनका कोई मतलब नहीं बनता है। सो फॉर एग्जांपल मैं लिखूंगा ARD, इसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन AND का एक मतलब है। सो दिस AND विल बी अ कीवर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। सिमिलरली हमारे जो सी लैंग्वेज है उसमें कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग फिक्स है, फाइन, एंड देयर आर अराउंड आई डोंट नो 26 और sometimes 52 or I don't know, there are a fixed list of keywords in C. Examples are char, int, इसी तरह struct, for, if, while, these are all keywords, fine। इसी तरह कुछ और भी है। Second is we can have operators। क्या होगा? operators। operators क्या है? this again a combination or simply बहुत सारे टाइम में ये एक सिंगल कैरेक्टर भी होता है जो एक ऑपरेशन को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे दो चीजों का सम करना है तो उसके लिए मेरे पास प्लस ऑपरेटर है, ठीक है, लेकिन इसका कभी कभार मीनिंग चेंज भी हो सकता है। अगर मैं किसी एक वेरिएबल के सामने प्लस रख दूं तो उसका मतलब है उसकी साइन प्लस है, अगर दो वेरिएबल के बीच में रख दूं तो मतलब है उन दोनों को ऐड करना है, फाइन। बट एनीवेज दीज आर कॉल्ड एज द ऑपरेटर्स। हम ऑपरेटर्स एक कंप्यूटर लैंग्वेज में ऑपरेटर्स भी हम इसी कैरेक्टर सेट से निकाल सकते हैं। यहां तक समझ आया? बात समझ में आई सबको? यस सर, यस यस सर। फिर तीसरी चीज जो है हमारे पास फिर होते हैं हमारे पास एक तीसरी चीज होती है, दीज आर कॉल्ड एज द आइडेंटिफायर्स। ओके, नाउ आइडेंटिफायर्स आर अदर देन कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स, फाइन। आइडेंटिफायर्स आर आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज द वेरिएबल्स, लेकिन इट्स नॉट जस्ट constrained to variables only, fine। I will come to this later on again, fine। now यहां तक आपको याद रहा? ठीक है, अब जो है हम सीखेंगे कि बेसिक प्रोग्राम सी में लिखने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी होंगी। बात समझ में आई? उसके लिए आप याद रखो इतना, ए सी प्रोग्राम
is made up of functions. क्या किन का बना होता है? Functions का. And the starting point is a special function main. मेन हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन है जहां से प्रोग्राम स्टार्ट होता है. फाइन. लेकिन सी प्रोग्राम में एक से ज्यादा, मेन से भी ज्यादा फंक्शंस हो सकती है. ये स्टेटमेंट कितनों को समझ आया? ये स्टेटमेंट समझ आया सबको? यस सर. एक सी प्रोग्राम जो होता है, इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद फंक्शंस एटसेट्रा, उसको भी ध्यान में रखो. लेकिन इतना याद रखो, हमारे पास कुछ चीज होती है फंक्शन. लेट अस से ये हमारा एक टाइल है. सी प्रोग्राम इज मेड अप ऑफ दीज टाइल्स. ठीक है, दीज आर द डिफरेंट टाइल्स जिनसे हमारा सी प्रोग्राम बनता है. इनमें से एक टाइल स्पेशल है जिसका नाम है मेन. क्या है? मेन. और यहां से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है और यहां से फिर हम लिंक करते हैं बाकी टाइल्स को. फाइन. लेकिन ये बाकी टाइल्स जो है ऑप्शनल है, कभी हमें यूज हो सकती है, कभी नहीं भी यूज हो सकती. इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है? ये मेन है. बात समझ में आई? मेन हमारे पास हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है. तो जब भी आप प्रोग्राम लिखो सी का, तो उसमें सबसे पहले क्या होना चाहिए? मेन फंक्शन होनी चाहिए. ठीक है, बात समझ में आई? तो हम इस तरह लिखते हैं, void. आप हमेशा ये लिखना, void main, फिर ये दो ब्रैकेट्स. ठीक है, these brackets are called as parentheses. क्या कहते हैं इनको? parentheses. ठीक है, जब भी आप किसी नेम के आगे ये दो ब्रैकेट्स पाओ तो आप समझ लेना चाहिए, हो सकता है कि ये फंक्शन डिनोट करता है. ठीक है, जब भी किसी नेम के आगे ये दो पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज होंगे या इनके बीच में कुछ होगा, तो समझ लो वो आगे वाला जो है वो फंक्शन है. फाइन. उसके बाद इस फंक्शन की एक बॉडी होती है. क्या होती है? बॉडी होती है. बॉडी का मतलब ये है कि जो इसकी फंक्शनैलिटी है, जो इसका टास्क है, जो इसमें हम करना चाहते हैं, वो इन दो ब्रेसेस के दरमियान, दीज आर कॉल्ड एज ब्रेसेस. क्या कहते हैं इनको? जो कर्ली ब्रैकेट्स है ना, इनको कहते हैं हम ब्रेसेस. इन दो ब्रेसेस के दरमियान जो भी हम लिखेंगे वो हमारा प्रोग्राम होगा. बात समझ में आई? और वो ऊपर से लेके नीचे तक सीक्वेंशियली एक के बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती जाएगी. फाइन. यहां तक सब क्लियर है ना? सर. ठीक है. तो जब भी आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना होगा, द फर्स्ट थिंग इज यू शुड राइट void main, फिर ओपन पैरेंथेसिस, ओपन ब्रेस एंड क्लोज द ब्रेस, और इसके दरमियान आपको आप प्रोग्राम लिखना होगा. फाइन. Now what is the basic thing you can do? What are the different things that you can do in a computer system? एक कंप्यूटर सिस्टम में आप क्या क्या कर सकते हो? If you remember, अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको जब कंप्यूटर सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम दिखाया था, मैंने कहा था इसमें दो चीजें होती है. एक तो इनपुट आउटपुट होता है और मेमोरी होती है. एंड देन यू कैन मैनिपुलेट. बात समझ में आ रही है? हमारे पास एक सीपीयू होता है, इससे हम कुछ काम लेते हैं और ये सीपीयू मैनिपुलेट कर सकता है या मेमोरी को और इनपुट आउटपुट डिवाइस को. ठीक है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइस कॉमनली हमारे पास होता है कीबोर्ड, एंड देन एन आउटपुट डिवाइस हमारे पास होता है एक मॉनिटर. ठीक है, ना इस मॉनिटर पे हम चीजें लिख सकते हैं और इस कीबोर्ड से हम एंटर कर सकते हैं. बात समझ में आई? आपने अपने सिस्टम पे भी देखा, मोबाइल सिस्टम पे भी होता है, वो कीबोर्ड होता है, उससे कीबोर्ड पे आप की दबाते हो और वो आगे या डिस्प्ले होती है या कहीं चली जाती है, तो उससे आप इनपुट दे देते हो. तो यहां से आप इंफॉर्मेशन फीड करते हो किसको? कंप्यूटर सिस्टम को. एंड देन जो आपका मॉनिटर होता है, आपके केस में, मोबाइल के केस में, वो जो डिस्प्ले होता है वो उस पर डिस्प्ले हो जाता है ना. तो ये दो चीजें कॉमनली हम यूज करते हैं, कीबोर्ड एंड मॉनिटर.
बात समझ में आई ना? इन चीजों को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉनिटर पे अगर हमें कोई भी चीज डिस्प्ले करानी होगी, बात समझ में आ रही है? इफ वी हैव टू डिस्प्ले एनीथिंग ऑन ए मॉनिटर, अगर हमें मॉनिटर पे कोई भी चीज डिस्प्ले करानी होगी तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है। इफ यू रिमेंबर, मैंने कहा कि हमारा प्रोग्राम जो है इट्स मेड अप ऑफ वन और मोर फंक्शंस। इंपॉर्टेंट इनमें कौन सी है? मेन फंक्शन, लेकिन कुछ और भी फंक्शन यूज हम कर सकते हैं। उसके लिए हम एक फंक्शन यूज कर सकते हैं जिसका नाम है प्रिंट एफ। क्या नाम है? प्रिंट एफ। ठीक है, तो प्रिंट एफ एक फंक्शन है जिससे हम कुछ भी मॉनिटर पे डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक, अब इस प्रिंट एफ के यूज करने का तरीका क्या है? वो ये है, हम सबसे पहले लिखेंगे प्रिंट एफ, क्योंकि अब ये फंक्शन है तो इसका भी एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग होगा। और हाँ, सी में ऑलमोस्ट एवरी स्टेटमेंट एंड्स विद ए सेमीकोलन व्हिच इज कॉल्ड एज द एंड ऑफ स्टेटमेंट। ये आप याद रखना, ठीक है? एक्सेप्ट फॉर एंड इफ एंड व्हाइल, दीज थिंग्स, इनको आप एंड नहीं करोगे, बट अदरवाइज बाय डिफॉल्ट हर एक चीज को आप एंड करोगे सीधे सेमीकोलन। ठीक है, तो क्योंकि ये फंक्शन है तो हमने, हमारे पास ये दो ब्रेसेस हैं, and then whatever information you have to display, you will display that between these two quotes। जो हमारे पास डबल कोट्स होते हैं, इनके दरमियान आप जो भी इंफॉर्मेशन लिखोगे वो किस पे डिस्प्ले हो जाएगी? स्क्रीन पे। बात समझ में आई? गुड, क्लियर टू एवरीबॉडी? तो अगर हमें लेट अस से हेलो वर्ल्ड लिखना है स्क्रीन पे, तो हम इसको लिखेंगे HELLOWORLD, हेलो वर्ल्ड। फाइन। तो अगर हमें ये प्रोग्राम लिखना है कि हमें डिस्प्ले कराना है अपने कंप्यूटर सिस्टम पे हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए एज ए टोल्ड यू, सबसे पहले क्या होनी चाहिए हमारे पास? मेन फंक्शन। तो हम लिखेंगे void main एंड देन ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस, ओपनिंग ब्रेस और फाइनली क्लोजिंग ब्रेस। इसके दरमियान अब हमें जो करना है, अब टास्क क्या है हमारा? स्क्रीन पे डिस्प्ले कराना है हेलो वर्ल्ड, यही है ना टास्क? ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रिंट PRINT, प्रिंट एफ। राइट, नाउ बाय द वे दिस एफ स्टैंड्स फॉर फॉर्मेटेड। हाँ, ये आप बाद में पढ़ सकते हो कि फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड आउटपुट क्या होता है, बट दिस एफ ये ऐसे ही नहीं रखा है एफ, इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। फाइन, बट इग्नोर दैट फॉर द टाइम बीइंग। तो प्रिंट एफ हमारी फंक्शन है। फिर हमने पैरेंथेसिस स्टार्ट किया, ब्रैकेट डबल कोट स्टार्ट किए, इसके बीच में हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड एंड देन क्लोज, और इसको क्लोज कर दिया। फाइन, इतना ही प्रोग्राम है। अब हमने ये प्रोग्राम लिखा, पहला स्टेप क्या करेंगे हम, ये आप याद रखना, ठीक है? ये सीक्वेंस आप हमेशा याद रखना। तो ये सारा करने के लिए इस प्रोग्राम को पास नोटपैड है। अगर आप विंडोज यूज करते हो तो उसमें आप नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल कर सकते हो या सबलाइम भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, प्लीज यूज दीज टू सॉफ्टवेयर्स, नोटपैड या सबलाइम। ठीक है, हमने एडिटर किया, उसमें टाइप किया ये प्रोग्राम, टाइप दे प्रोग्राम, हमने प्रोग्राम टाइप किया। उसके बाद क्या करना है? तीसरा काम है हमारा सेव। ठीक है, फाइल जो है, अब हमने जो प्रोग्राम लिखा उसको हम क्या करेंगे? सेव करेंगे। सेव करने का क्या मतलब है? सेव करने का मतलब ये है कि इस कॉपी को हम हार्ड डिस्क पे डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि रैम आपने सुना होगा, ये जो रैम में हमें जो भी कंटेंट्स होते हैं वो अगर बिजली चली गई वो वैनिश हो जाएंगे, इसलिए ताकि हम नेक्स्ट टाइम अगर आ जाएं और इस फाइल को फिर से देखना चाहें तो हम उसको देख पाए, उसके लिए जरूरी है कि हम इसको किसी सेकेंडरी स्टोरेज पे डाल दें। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज पे डालने का मतलब है कि उसको सेव करेंगे हम। क्या है?
सेव करेंगे। सेव करने के लिए हमें इसको एक नाम देना होगा, ठीक है, हम इसको कोई भी नाम दे देंगे। सो लेट अस कॉल दिस प्रोग्राम एज डेमो, क्या कहेंगे इसको, डेमो। एंड देन वी हैव टू प्रोवाइड इट एन एक्सटेंशन, क्या देना होगा इसको, एक्सटेंशन। हम क्या करेंगे, जो भी नाम लिखा डॉट एंड देन वी विल टाइप सी। ओके, बात समझ में आई, ठीक, हमने सेव इसको कर दिया। चौथा स्टेप क्या है, आप इसको कंपाइल करेंगे, क्या करेंगे, कंपाइल। कंपाइल करने के लिए हमारे पास कंपाइलर होगा, कंपाइलर को हम देंगे ये फाइल, ठीक। उसको अब ये फाइल कैसे देंगे, उसको हम कहेंगे कि हमारी सेकेंडरी स्टोरेज पे फलान जगह पे ये फाइल रखी हुई है, उस फाइल को ले लो और उसको कंपाइल कर दो, ठीक है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स हैं। वन ऑफ द कंपाइलर्स इज जीसीसी, क्या है, जीसीसी हमारे पास एक कंपाइलर है। तो हम शेल में जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, हम वहां पे लिखेंगे जीसीसी, फिर इस फाइल का नाम लिखेंगे विद इट्स पाथ demo.c और फिर हम एंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। जो ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो वहां से इसको कंपाइल होके ये फाइल आ जाएगी, ठीक है, ट्रांसलेट हो जाएगी। Now most of you people will not be using Linux, आप Linux से आप दूसरा Mac वैक यूज नहीं कर पाओगे, तो आपने बहुत सारों ने इंस्टॉल किया होगा, या फॉर एग्जांपल डेव C++ या कोड ब्लॉक्स, ठीक है, या बहुत सारे तो टर्बो C++ ही यूज कर रहे होंगे। तो उनमें यूजुअली क्या करना था, फॉर एग्जांपल टर्बो C में आप Ctrl+F9 करोगे तो वो कंपाइल हो जाएगी। इसी तरह डेव C और कोड ब्लॉक्स में भी अपना अपना एक होता है, ऊपर बटन होता है कंपाइल का, कंपाइल प्रेस किया और ये कंपाइल हो जाएगा, फाइन, ठीक है, कंपाइल भी हो गई। फाइनली अब इसकी क्या बन जाएगी, यहां से एग्जीक्यूटेबल, है ना, यहां से हमारी मिल जाएगी एग्जीक्यूटेबल फाइल। उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को फिर हम रन करेंगे। अगेन, अब जो लोग आईडीई यूज करते हैं डेव++ या कोड ब्लॉक्स, वहां पे एक बटन होता है रन, तो वो रन करेंगे और वो चल भी जाएगा। लेकिन नॉर्मली भी ये फाइल जो है किसी जगह सेव हो जाएगी, उस पर आप डबल क्लिक करके वो फाइल फिर से चल जाएगी, ठीक है। या अगर आप लाइनक्स वगैरह यूज कर रहे हो तो वहां पे सिंपली आप इस फाइल का नाम प्रिंट करके इसको रन करेंगे, फाइन। ये बात समझ में आई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैं इसको अभी करके दिखाऊंगा, बट अभी तक, लेकिन इससे पहले मैं करके दिखाऊं उससे पहले मुझे बताइए कि आप लोगों में से किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ये जितना भी मैंने अभी तक कहा ये सबको समझ आया? यस सर, डेफिनेटली। फाइन। तो अभी हम क्या करेंगे, वी विल टेक ए स्मॉल एग्जांपल और उस पे हम यही सारा कुछ कर लेंगे, ठीक। वी विल ट्राई टू डू ए हैंड्स ऑन थिंग, ठीक। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, EC56 कौन है, ये 56 रोल नंबर कौन है, रोल नंबर 56। देखिए यहाँ पे वही बंदा आओ जिसको पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे आते फिर से वो क्लास को डिसरप्ट करना है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। I don't like to take into actions. Anyways, so let me do this. मैं स्क्रीन अपना शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला वाला स्टेप क्या था? हाँ जी, सबसे पहला वाला स्टेप क्या था? हमें एक एडिटर ओपन करना है ना, नोटपैड। हाँ, बहुत सारों के पास विंडोज सिस्टम है तो मैं नोटपैड ओपन करूंगा। तो मैंने नोटपैड यहाँ पे ओपन किया, ये देख सकते हैं आप, क्या है, नोटपैड है। अब हमें सेकंड स्टेप क्या है, इसमें हम अपना एक प्रोग्राम लिखेंगे। आपको कहा हम लिखेंगे void main, ठीक है, फिर ओपनिंग ब्रेस और फिर क्लोजिंग, और इसके दरमियान हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। अब प्रोग्राम हमारा इस वक्त सिंपल टास्क है कि हमें हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे प्रिंट कराना है। तो मैं लिखूंगा प्रिंट f, फिर ओपनिंग पैरेंथेसिस, ओपनिंग कोट्स, फिर मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, एंड देन क्लोजिंग कोट्स, फिर क्लोजिंग पैरेंथेसिस, एंड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। बात समझ में आई? तो हमारा प्रोग्राम अब हमने लिख लिया, फाइन। अब फिर तीसरा स्टेप क्या है, इसको हम सेव करेंगे। तो मैं फाइल में जाऊंगा, कंट्रोल
ठीक है, कंट्रोल एस भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये फाइल आप कहाँ पे सेव कर रहे हैं। ठीक है, ये देख रहे हो ना, आपकी जो हार्ड डिस्क होगी, इसी तरह यहाँ पे जो भी आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज होंगी वो यहाँ पे दिखाई देंगी। अगर आपकी पेन ड्राइव होगी वो भी यहाँ पे होगी। तो जिस तरह आपके हर कोई मोबाइल यूज करता है, वो अपना सॉन्ग जो है उसमें डालता है, तो आपके पर्टिकुलर लोकेशन में ही वो सॉन्ग डालते हो, है ना, सॉन्ग्स फोल्डर में डाल दिया या किसी और फोल्डर में डाल दिया। इसी तरह आपको यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि ये फाइल आप कहाँ पे डालोगे। ठीक है, तो जहां पे भी डालना होगा, इट्स इमैटेरियल, जहां पे भी डालना होगा तो आप उस लोकेशन पे जाओगे। ठीक है, अभी ये कहाँ पे है, ये देखिए आप, ये डी ड्राइव में है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सी असाइनमेंट से, ठीक है, तो लेट अस से मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाऊंगा, क्रैश कोर्स। ठीक है, क्रैश COURS कोर्स। ठीक है, क्रैश कोर्स मैंने बना दिया। अब यहाँ पे मैं इस फाइल का नाम रखूंगा ना, फाइल का नाम क्या रखना था, डेमो, और उसका एक्सटेंशन क्या देना था, .c। ठीक है, I'm कैसे second home? लेकिन यहाँ पे ठीक है, प्लीज तो छुकना, ये इसने क्या, इसने कंप्यूटर में कुछ पढ़ा ही होगा ना, फिर पढ़ाता है। कब जवाब यहाँ से, इसने कहाँ कंप्यूटर में पढ़ा है, इसने पढ़ा है जो ये लैंग्वेज में सिखाता है। ये मन को सित्रा पे ही दे वो क्रैक का खबर कुछ जो भी है ये प्लीज माइक। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो demo.c आपने रखा है, यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे सेव एज टाइप है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही सेव करूंगा तो इस फाइल का नाम demo.c नहीं रहेगा, इस फाइल का नाम रहेगा demo.c, फिर ये .txt खुद ही डाल देगा इसमें। बात समझ में आ रही है सबको, इस चीज का ध्यान रखो। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑल फाइल्स करेंगे। ठीक, अब इस फाइल का नाम रहेगा demo.c। अब मैं इसको सेव करूंगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दूंगा, अगर मैं फोल्डर में चला जाऊंगा यहाँ पे, एंड देन आई गो टू डी ड्राइव, यहाँ पे डी है, फिर यहाँ पे सी असाइनमेंट्स हैं, फिर मैं क्रैश कोर्स में चला जाऊंगा, यहाँ पे मेरी फाइल demo.c है। बात समझ में आ रही, यहाँ तक सबको समझ आया? ठीक है, यस सर। तो अब सेकंड स्टेप क्या है, इसको मुझे कंपाइल करना है। क्या करना है, कंपाइल। जिन्होंने अब IDE में किया वो कंट्रोल F9 करेंगे या उस बटन पे क्लिक करेंगे। मैं आपको दूसरा तरीका दिखाऊंगा कि कंपाइलर से हम कैसे सिंपली इन्वोक करके शेल से हम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये लाइनक्स का टर्मिनल खोलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे इस लोकेशन पे जाना होगा जहां पे मेरी फाइल होगी। ठीक है, ये फाइल कहाँ पे है, डी में है, फिर सी असाइनमेंट से, फिर क्रैश कोर्स है। ठीक है, तो मैं वहां पे जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा यहाँ पे MNT डी। ठीक है, मैं डी में पहुंच गया। अगर मैं यहाँ पे LS करूंगा या DIR करूंगा तो यहाँ पे मुझे दिखाएगा इसमें क्या क्या है। आप देख सकते हो यहाँ पे सी असाइनमेंट्स एक फोल्डर है, तो उसमें जाने के लिए मैं कहूंगा CD C एंड देन असाइनमेंट्स। ठीक है, C असाइनमेंट्स। ठीक है, उसके अंदर मैंने फोल्डर बनाया था क्रैश कोर्स। अब अगर मैं LS करूंगा तो यहाँ पे मेरी फाइल है क्या, demo.c। इसको कंपाइल करने के लिए मैं एक कंपाइलर का यूज करूंगा, उसका नाम है GCC। जब आप अपने ब्लड शेड में या अपने कोड ब्लॉक्स में उसको कंपाइल पे क्लिक करते हो तो अंदर से वो यही काम करेगा जो मैं अभी करूंगा। ठीक है, लेकिन आपको दिखता नहीं है वो चीज। ठीक, तो मैं GCC कंपाइलर इन्वोक करूंगा। GCC मेरा एक कंपाइलर है, उसको मैं इस फाइल को नाम दे दूंगा demo.c। ठीक है, बात समझ में आई? अगर मैं अब एंटर करूंगा तो ये कंपाइल हो जाएगी ये फाइल, या अगर इसमें कोई एरर होगा तो एरर मुझे दिख जाएगा, ये कहेगा कि इसमें एरर है। अब इसमें ये वार्निंग मुझे कह रहा है, ये कह रहा है कि आपने printf तो यूज किया है लेकिन printf क्या करेगा मुझे नहीं मालूम। बात समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है सबका? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबको समझ आया ना अभी तक? सो लेट अस गो बैक। क्या फिर से बताओ, पाथ आप इसकी टेंशन मत लो, इसकी टेंशन मत लो आप, ये आप समझे है ही नहीं। आप सिंपली
जो है आईडी में किया करो। जब आप थोड़ा सा इसमें 10-15 लेक्चर दोगे फिर आप कभी मुझसे पूछ लेना, मैं ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी आप इसकी तरफ मत जाओ, अभी आप खाली इतना ध्यान रखो कि हम इसको कंपाइल कर रहे हैं। ठीक, क्या कर रहे हैं हम? कंपाइल कर रहे हैं। लेकिन जो ही हमने कंपाइल करने की कोशिश की इसने हमें एक वार्निंग दे दी। ये कह रहा है कि इसने कंपाइल तो कर लिया लेकिन इसने एक वार्निंग दे दी कि कह रहा है कि आप जो है प्रिंटफ तो यूज कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं वापस जाऊंगा इसमें मैं प्रिंटफ तो यूज कर रहा हूं, ठीक है, प्रिंटफ को मैं बुला रहा हूं, कॉल कर रहा हूं, लेकिन प्रिंटफ क्या करेगा मुझे नहीं मालूम है कि प्रिंटफ क्या करता है, ठीक है। तो उस प्रिंटफ क्या करता है उसकी डेफिनेशन, ठीक है। देयर आर टू थिंग्स, वन इज फंक्शन कॉलिंग, अदर थिंग इज फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। फंक्शन को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि प्रिंटफ को बुला, प्रिंटफ को बोलो हेलो वर्ल्ड लिख ले। लेकिन कंपाइलर को जब ये इंस्ट्रक्शन जब ये यहाँ पे पहुंचा, कंपाइलर कहता है कि प्रिंटफ क्या चीज है मुझे तो पता ही नहीं है। तो उसके लिए हम उसको कहेंगे कि इसकी डेफिनेशन ये चीज है, या तो हम खुद लिखेंगे। अब हम खुद तो नहीं लिखेंगे लेकिन हम इसको कहेंगे कि इसकी डेफिनेशन तुम्हें फलां फाइल में मिल जाएगी, फाइन। उसकी डेफिनेशन एक हेडर फाइल में, किसमें है? हेडर फाइल। और उस हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए हम ऊपर लिखेंगे हैश इंक्लूड, फिर इस इन लेस देन ग्रेटर देन के बीच में लिखेंगे उस हेडर फाइल का नाम studio.h। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अब इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में अगर मैं कहीं पे कोई फंक्शन यूज करूंगा तो पॉसिबल है उसकी डेफिनेशन इस studio.h में डिफाइंड होगी। बात समझ में आई सबको? यस सर। क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को कोई टेंशन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं रहा? नो सर। फाइन। अब अगर मैं इसको सेव करूंगा, फिर से कंपाइल करने की कोशिश करूंगा, अब ये मुझे ये नहीं दिखाएगा। अब ये कंपाइल हो गया। चेक करने के लिए मैं देखूंगा यहाँ पे एक फाइल बन गई है a.out, ठीक है। बात समझ में आई? जो लोग अपने आईडीज में करेंगे उनके यूजुअली जो फाइल का नाम है उसी नाम से exe फाइल भी बन जाती है, demo.exe बन जाएगी, ठीक है। बट एनीवेज जो भी होगा, अब अगर मुझे इसको रन करना होगा मैं सिंपली इसका नाम लिखूंगा a.out। तो आप देख सकते हो इसने लिखा यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। बात समझ में आई? गुड, यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ, इसी तरह मैं एक के बदले दूसरा भी लिख सकता हूं। मैं यहाँ पे नीचे एक और प्रिंटफ ला सकता हूँ, हेलो वर्ल्ड, फिर मैं लिखूंगा दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करूंगा, मुझे अब लेकिन फिर से इसको कंपाइल करना होगा, क्योंकि आपको याद होगा जब हमने पिछली बार कंपाइल किया तब जितना प्रोग्राम था उसी की ट्रांसलेशन होगी। अब मैंने चेंज कहां पे की? इसको कहते हैं सोर्स फाइल, ठीक है। जो टेक्स्ट फाइल है ना जिसमें हमने प्रोग्राम लिखा उसको कहते हैं क्या? सोर्स फाइल। जो कंपाइल्ड फाइल होती है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट फाइल। अब जो मेरे पास अभी ऑब्जेक्ट फाइल है वो कहां से बन के आई है? पुरानी वाली सोर्स फाइल से। अब अगर मैंने सोर्स फाइल चेंज की तो उन चेंजेस को रिफ्लेक्ट होने के लिए मुझे उसे फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। बात समझ में आई? ऑटोमेटिकली वो उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होंगी वो चेंजेस, ठीक? क्लियर? तो मैं फिर से इसको कंपाइल करूंगा, जीसीसी डेमो, ये हो गया। अब इसको फिर से चलाने के लिए मैं a.out करूंगा, तो इसने लिखा हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, फाइन। अब आप में से बहुत सारे कह रहे होंगे कि अच्छा ये मुझे दूसरी लाइन पे आना चाहिए था, दिस इज, उसके लिए मैं करूंगा /n यूज, ठीक है। /n का मतलब है कि न्यू लाइन कैरेक्टर, दूसरी लाइन पे चले जाओ, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ पे भी एक /n यूज कर लूं, ठीक। अगर मैं इसको फिर से सेव करूंगा, वापस जाऊंगा, फिर से कंपाइल करूंगा एंड आई अगेन रन इट, नाउ ये दिखाएगा हेलो वर्ल्ड। उससे पहले हेलो वर्ल्ड से पहले इसने एक एंटर किया था यहाँ पे, फिर हेलो वर्ल्ड लिखा, फिर एक और एंटर किया, फिर दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, और फिर ये वापस आ गया, ठीक है। हो सकता है मैं यहाँ चाहता हूँ कि यहाँ पे भी मैं एक और दूसरा लाइन पे चले जाऊं, तो Ctrl+S, मैं फिर से इसको कंपाइल करूंगा एंड देन तो यहाँ पे अब आ गया हेलो वर्ल्ड दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। फिर इसने एक और एंटर मारा और फिर उसके बाद ये वापस चला गया। यहाँ तक समझ आई सबको बात? यस सर। ठीक है ना, सब समझ रहा है? अब आप अपने हिसाब से कुछ कर सकते हो। सो लेट अस एज्यूम मुझे एक डब्बा बनाना है,
ठीक है ना, स्टार कुछ भी लिखना है तो मैं उस हिसाब से लिख सकता हूँ, ठीक, स्पेस वगैरह, तो वो सब कुछ मैं इसी तरह लिख सकता हूँ। फाइन। इसके साथ साथ ये तो हो गया कि हम स्क्रीन पे लिखेंगे कैसे, ठीक है। आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा कि हम स्क्रीन पे लिखने से अलावा और क्या कर सकते हैं, हम मेमोरी को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, है ना, मेमोरी को भी हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब मेमोरी को मैनिपुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम और क्या चीज कर सकते हैं, हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं। वी कैन डू ए फ्यू ऑपरेशंस, ठीक है। ऑपरेशन किस चीज पे कर सकते हैं, ऑपरेशन करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, कोई भी ऑपरेशन करने के, ऑपरेशन इज सिंपली सम टास्क, ठीक है, कोई इंस्ट्रक्शन। ऑपरेशन करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, क्या चाहिए होता है, ऑपरेटर। दो चीज, एक तो हमें चाहिए होता है ऑपरेटर, दूसरा हमें चाहिए होते हैं ऑपरेंड्स। क्या होते चाहिए होते हैं, ऑपरेंड्स। नाउ ये ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, क्या है हमारे पास, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का ऑपरेशन हो सकता है, या तो हम अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकते हैं, ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशन में एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, रिमाइंडर हम निकाल सकते हैं, हम इंक्रीमेंट कर सकते हैं, हम डिक्रीमेंट कर सकते हैं, हम किसी नंबर को नेगेटिव बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। सो ऑल ऑफ दोज कम अंडर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है। इसी तरह से हम जो है रिलेशनल ऑपरेटर भी हो सकता है, क्या हो सकता है, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब हम कह सकते हैं कि कोई नंबर बड़ा है या छोटा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इसके बराबर, कंपेयर। सो ऑल ऑफ दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर्स। बात समझ में आ रही है, दीज आर व्हाट। इसी तरह हमारे पास हो सकते हैं समथिंग कॉल्ड एज द लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स मतलब दो लॉजिकल कंडीशंस को हम जोड़ सकते हैं, उनमें हमारे पास तीन लॉजिकल ऑपरेटर्स है, एंड है, और है, एंड वी हैव नॉट, ओके। यहाँ पे एक और ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू, ठीक है। इसी तरह से एक और टाइप ऑफ ऑपरेटर्स है, दीज आर कॉल्ड एज द बिट वाइज ऑपरेटर्स, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, एंड रिपीट कीजिए। हाँ होता है सर, मैं बताऊंगा, एक मिनट सर डिस्कनेक्ट हो गया सर। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो दीज आर, अभी मैं कह रहा था कि तो हमने देखा अभी तक कि हम कंप्यूटर पे लिखेंगे कैसे, डिस्प्ले कैसे कराएंगे, उसके अलावा हम क्या चीज कर सकते हैं कंप्यूटर से, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, कुछ कंपैरिजंस कर सकते हैं। तो वो ऑपरेशंस करने के लिए हमारे पास चाहिए होता है दो चीजें, एक होता है ऑपरेटर, दूसरा होता है ऑपरेंड, ठीक है। ऑपरेटर से क्या पता चलता है हमें कि टाइप ऑफ ऑपरेशन क्या है, या टाइप ना कहें, हम कहेंगे विच ऑपरेशन, ठीक है, विच ऑपरेशन। अब सी में हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स है, डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ ऑपरेशन इट इज। अगर हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, रिमाइंडर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, इस टाइप के ऑपरेटर्स होंगे तो इनको हम क्लासिफाई करते हैं अंडर ए ग्रुप कॉल्ड एज द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, these are called as arithmetic operators। इसी तरह से अगर हमें देखना है कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू है, तो उसके लिए हमारे पास है रिलेशनल ऑपरेटर, दो ऑपरेंड्स को अगर हमें रिलेट करना होगा। इसी तरह से हमारे पास एक और चीज है, लॉजिकल, ये हमें बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड फिर चौथा एक और कैटेगरी, दीज आर कॉल्ड एज द बिट वाइज ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको, कुछ और भी है, इसके अलावा कुछ और भी है, ठीक है। हमारे पास कंडीशनल ऑपरेटर भी है, हमारे पास डॉट ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, स्टार ऑपरेटर है, कुछ और भी ऑपरेटर्स है हमारे पास, बट वी विल डिस्कस देम लेटर ऑन। अभी हम फॉर एग्जांपल इस अरिथमेटिक ऑपरेटर पे थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, ठीक है। ऑपरेटर तो हो गया, और क्या मैंने बोला चाहिए होगा, ऑपरेंड। ऑपरेंड क्या होता है, द थिंग
on which the operation is to be carried, on which the operation is to be carried। बात समझ में आई? तो अब ऑपरेशन के लिए हमारे पास कितनी चीजें चाहिए होंगी? दो चीजें, एक तो हमें ऑपरेटर चाहिए और हमें कुछ ऑपरेंड्स चाहिए। ऑपरेटर हमें पता चला अर्थमेटिक हो सकता है, रिलेशनल हो सकता है, या कुछ और हो सकता है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये तो हो गया। और हमें पता होना चाहिए कि हमें किन चीजों पे ऐड करना है। तो लेट अस से कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है? क्या करना है? दो नंबर्स को। मेरे पास 2 है, मेरे पास 6 है, मुझे 2 और 6 का एडिशन चाहिए, तो मैं लिखूंगा 2 + 6, ठीक है? बात समझ में आई? गुड। यस सर, यस सर। इसी तरह से अगर हमारे पास होगा 2.3 और यहाँ पे होगा 6.9, इनको ऐड करना हो तो मैं ऐड करूंगा बीच में, या माइनस करूंगा या डिवाइड करूंगा, ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है? तो दीज आर हाउएवर कॉन्स्टेंट्स। क्या है ये? कॉन्स्टेंट्स। बात समझ में आ रही है? हमारे पास कितने टाइप के कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, या हम जनरली भी कह सकते हैं हमारे पास ऑपरेंड्स कितने टाइप के हो सकते हैं? ऑपरेंड्स, तो टाइप ऑफ ऑपरेंड्स कितने हो सकते हैं? ठीक है, तो हमारे पास हो सकते हैं बेस्ड ऑन कि उनका डोमेन क्या है। डोमेन आपको पता है क्या चीज होती है? आपने अपने जो जिन लोगों का मैथ था 12th में, आपने देखा होगा एक फंक्शन होती है f, इसका डोमेन होता है और इसका रेंज होता है? डोमेन क्या चीज होती है कि ये जो इसमें अलाउड वैल्यूज हैं वो किस सेट से आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह यहाँ पे जो है, जो ऑपरेंड्स हैं, उनका डोमेन क्या हो सकता है, उनका टाइप क्या हो सकता है? या तो वो इंटीजर्स हो सकते हैं, है ना, या तो वो रियल नंबर्स हो सकते हैं, या तो वो कैरेक्टर्स हो सकते हैं। यही तीन तो हो सकते हैं ना, इंटीजर हो सकते हैं, नंबर्स, या फिर रियल नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट्स होंगे, या फिर कैरेक्टर्स होंगे ABCD कुछ भी। बात समझ में आई? तो ये जो ऑपरेटर्स हैं ये कैसे ऑपरेट करेगा, इसका बिहेवियर क्या रहेगा, इट विल डिपेंड अपॉन कि इसके ऑपरेंड्स किस टाइप के हैं। बात समझ में आई? क्लियर? तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा 2 / 3, ओके, अगर मैं लिखूंगा 2 / Am I audible? खराब आ रही है आपकी आवाज, बीच में खड़ी थी। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अगर मैं लिखूंगा 2 / 3, ठीक है, मैं ये कह रहा था कि एक ऑपरेंड जब हम किसी एक ऑपरेटर जब किसी ऑपरेंड पे काम करता है तो उसका बिहेवियर इट डिपेंड्स अपॉन कि ऑपरेंड्स किस टाइप के हैं। एज एन एग्जांपल अगर मैं लिखूंगा 2 / 3, सो दिस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, हाँ, जो स्लैश है दिस स्टैंड्स फॉर डिवीजन इन C। तो ये ऑपरेंड्स रियल इंटीजर्स हैं या रियल नंबर्स हैं या कैरेक्टर्स है, इनके बेसिस पे इस डिवीजन का बिहेवियर डिफरेंट होगा। फाइन, कोई इस पे मत करो, प्लीज डोंट डू इट, इस पे एनोटेशंस मत करिए। प्लीज डोंट एनोटेट, हाँ, मुझे आप मजबूर मत करिए चीजों के लिए। ओके, तो सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे, अच्छा, अब मैं ये कह रहा था कि अब मैंने अगर कोई नंबर लिखा, ओके, मैंने कोई नंबर लिखा और उसके साथ मैंने पॉइंट कुछ नहीं लिखा, डॉट कुछ 0, 6, 7 नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट उसको लिया जाएगा एज एन इंटीजर। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिख रहा हूं तो 2 को कंपाइलर क्या लेगा, ये एक इंटीजर है। 3 को ले लेगा, ये एक इंटीजर है। बात समझ में आई?
अगर मैंने लिखा 2.7 तो अब इसको ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा, ये एक रियल नंबर है। समझ में आई बात? गुड। यस सर। ओके, तो इसी तरह से अगर कैरेक्टर होगा तो कैरेक्टर्स को मुझे सिंगल कोट्स में रखना होगा। फाइन, ए या 0 भी हो सकता है, या कोई डॉलर भी हो सकता है, या कोई हैश भी हो सकता है। सो ऑल ऑफ दीज जो भी कैरेक्टर लिटरल है उनको मुझे किस में रखना होगा? सिंगल कोट्स में। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये है हमारे लिटरल्स। तो ये तो हो गए कॉन्स्टेंट्स। इसके अलावा आपने मैथ में भी देखा होगा, हम वेरिएबल्स भी हो सकते हैं हमारे। इनका वैल्यू तो हम चेंज नहीं कर सकते, जो सेट है वही है, लेकिन हमारे पास वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल के कुछ प्रॉपर्टीज है। जब भी हम कहते हैं मेरा कोई वेरिएबल है, तो सबसे पहले उसका एक नाम होता है ना? वेरिएबल का कोई नाम होता है, और क्या होता है उसका? दूसरा ये होगा कि उसका डोमेन क्या होगा, उसमें जो हम वैल्यू डालना चाहते हैं वो किस टाइप का होगा। उसमें इंटीजर डालना है, उसमें रियल नंबर डालना है, या उसमें कैरेक्टर डालना है। यही तो 3 चीजें होंगी ना। तो हम जब भी एक वेरिएबल बनाते हैं कंप्यूटर में, सिस्टम में, तो उसका एक नाम रखते हैं और उसका एक डोमेन भी स्पेसिफाई करते हैं। ये बात समझ में आई? गुड। यस सर। ओके, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? किसी को कोई डाउट, कोई समझ नहीं आया, दिमाग में बात नहीं बैठ रही है? प्लीज रेज द इशू। ठीक है, नो सर। तो नेम के लिए हमारे पास कुछ रूल्स है। ठीक है, सबसे पहला रूल जो है, रूल नंबर 1, वो ये है कि इट शुड नॉट बी एन आइडेंटिफायर, सॉरी a keyword, it should not be a keyword। ठीक है, कोई कीवर्ड नहीं हो सकता नाम, कोई ऑपरेटर नाम नहीं हो सकता। ठीक है, कोई ऑपरेटर नाम नहीं हो सकता, या कोई और वेरिएबल का नाम हम नहीं रख सकते। ठीक है, ऑलरेडी कोई वेरिएबल हमारे पास है, हम कहें मैं दूसरा वेरिएबल रखूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। एक ही वेरिएबल यूनिक हो सकता है। सबसे पहला रूल तो ये है। दूसरा रूल जो है वो ये है कि वेरिएबल का जो नाम है, इट कुड बी एनीथिंग यूजिंग, इट कुड बी मेड यूजिंग दीज थिंग्स, A to Z, capital A to capital Z, and an underscore, and then finally 0 to 9। इनकी कॉम्बिनेशन से हम वेरिएबल का नाम बना सकते हैं। फाइन, एंड देन थर्ड simple rule is that it should only start, or in other words we can also say should not start with 0 to 9। 0 से 9 तक किसी नंबर से ये स्टार्ट नहीं हो सकता। तो वैलिड नेम्स क्या हो सकता, इनवैलिड नेम्स क्या हो सकता है? मैं किसी वेरिएबल का नाम इंट रखूं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसी तरह मैं किसी वेरिएबल का नाम, ऊपर मैंने कोई वेरिएबल बनाया है n, फिर नीचे में एक और n बनाऊं, ये भी पॉसिबल नहीं है। फाइन। तीसरा रूल मैं इस तरह कहूं, मैं कहूंगा मैं किसी वेरिएबल का नाम रखूंगा 1n, ये भी पॉसिबल नहीं। इट कैन नॉट स्टार्ट विद 0 to 9। अच्छा, पॉसिबल नेम्स क्या है? मैं लिखूंगा नंबर NF, ये पॉसिबल है, NO पॉसिबल है, AND पॉसिबल है। ये सारे वेरिएबल नेम्स पॉसिबल हैं। दीज आर लेजिबल वेरिएबल नेम्स। बात समझ में आई? तो लाइक अंडरस्कोर से अगर स्टार्ट करेंगे तो पॉसिबल है? हाँ, अंडरस्कोर भी कर सकते हैं, तो वी कैन से एंड, एम्परसेंड ऑफ एंड, ये भी पॉसिबल है। ओके। अच्छा, यहाँ पे मैंने जो अभी कहा था कि n अगर पहले होगा, यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, अगर मेरे पास 2 वेरिएबल हैं n और m, दीज आर डिफरेंट वेरिएबल्स। यस सर। क्योंकि c जो है वो केस सेंसिटिव है। ठीक है, कैपिटल एंड स्मॉल। यस सर। कैपिटल और स्मॉल की डिफरेंस होगी। n कैपिटल एंड डिफरेंट चीज है, स्मॉल n विल बी डिफरेंट। इसी तरह NO कैपिटल में डिफरेंट होगा, स्मॉल में डिफरेंट होगा। सो इट विल मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन दीज थिंग्स। फाइन, ये तो हो गया नेम। अब डोमेन मैंने कहा कितने टाइप के हैं, या तो इंटीजर होगा, तो डोमेन स्पेसिफाई करने के लिए हम कहते हैं वी विल से समथिंग कॉल्ड एज अ डेटा टाइप। क्या कहते हैं? हमारे पास है डेटा टाइप। डेटा टाइप हमारे पास सी में
बेसिक डेटा टाइप्स कुछ टाइप के हैं। एक तो हमारे पास है int which stands for integers, इसी तरह हमारे पास है char which is for characters, and for real numbers we have two data types, either float डबल और double। ठीक है, now दो क्यों हैं? It is because of the precision। ठीक है, एक फ्लोट में प्रेसिशन कम है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगा पाई का वैल्यू 3.14, पाई का रियल वैल्यू है 3.14 समथिंग। ठीक है, ये नंबर अच्छा है या ये नंबर, जिसमें ज्यादा हम प्रेसिशन से करें। ठीक है, तो फ्लोट में जितने ये पॉइंट के बाद अलाउड है, डबल में उससे डबल अलाउड है। ठीक है, तो कभी कभार हमें ये प्रेसिशन ज्यादा चाहिए होता है, तो उस वक्त हम डबल यूज कर सकते हैं। बात समझ में आई? यस सर। हाँ, अच्छा, अब मैं आपसे क्या कहूंगा कि ये जब हम वेरिएबल कोई कंप्यूटर में क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या अब चीज चाहिए होता है? एक तो अब हमें यही डेटा टाइप चाहिए होगा, और हमें चाहिए होगा नेम, उसका नाम। यही दो चीजें चाहिए होगी। ठीक है, लेट अस से कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं, उसका नाम मैं रखता हूं रोल नंबर। ठीक है, और उसमें मैं रोल नंबर स्टोर करता हूं, और रोल नंबर यूजुअली नंबर्स होते हैं, तो उसका वेरिएबल टाइप क्या होगा फिर? इंटीजर। तो उसको क्रिएट करने के लिए तरीका ये होगा, मैं लिखूंगा सबसे पहले डेटा टाइप int लिखा, उसके बाद वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है? रोल नंबर। या तो मैं लिखूंगा रोल नंबर इस तरह, या अगर मैं बीच में स्पेस डालना चाहता हूँ, क्योंकि स्पेस तो अलाउड है नहीं, तो मैं यूजुअली अंडरस्कोर यूज करता हूँ, रोल नंबर। ठीक है, और फिर मैं एंड ऑफ स्टेटमेंट डालूंगा। इससे क्या हो गया? इससे मेरा एक वेरिएबल बन गया। वेरिएबल बनने का मतलब अब आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर में क्या होता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, जो कंप्यूटर की मेमोरी है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए ये एक शेल्व्स हैं, जो आपकी अलमारी होती है उसमें शेल्व्स होती है। यूजुअली आप देख सकते हैं मस्जिदों में या किसी और जगह पे वो जूते रखने के लिए अलमारी होती है, उसमें शेल्व्स होते हैं, एक के बाद एक के ऊपर दूसरा तीसरा चौथा। इसी तरह आप मेमोरी समझ सकते हैं, इसमें ये डिफरेंट शेल्व्स हैं। ठीक है, क्या है? शेल्व्स है। तो मेमोरी में ये डिफरेंट शेल्व्स है, और हर शेल्व में आप कुछ वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक ठीक, बात समझ में आई? और हर शेल्व का, हर एक शेल्व जो है वो 1 बाइट फॉर एग्जांपल स्टोर कर सकता है। फाइन, कितना कर सकता है स्टोर? 1 बाइट। 1 बाइट। 1 बाइट कितना होता है? 8 बिट्स। 8 बिट। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। 1 बिट क्या होता है? आइदर 0 और 1। ठीक है, ये 1 बिट होता है। 8 बिट मतलब बिट 1, बिट 2, बिट 7, बिट 8। ठीक है, तो ये 8 बिट्स का स्पेस इस एक शेल में होता है। तो ये इस तरह होगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह। बात समझ में आई? अब जब मैं कहता हूं कि मुझे इसका नाम रखना, अच्छा ये जो हमारे पास ये शेल्व्स होते हैं, ये एक के बाद होते हैं, और हर एक शेल्व का अब एक एड्रेस रहता है। ठीक है, ये शेल्व नंबर 0 है, शेल्व नंबर 1, शेल्व नंबर 2, 3, 4, so on and so forth। तो अगर मुझे किसी भी शेल्व को देखना है कि उसमें क्या वैल्यू है, या किसी शेल्व में मुझे कोई वैल्यू रखना है, आई कैन यूज दिस नंबरिंग। दिस इज कॉल्ड एज द एड्रेस ऑफ ए शेल्व। फाइन, हर एक शेल्व का आप याद रखिए, इट हैज एड्रेस। वी डोंट कॉल देम शेल्व्स, वी से एवरी मेमोरी लोकेशन हैज एन एड्रेस। फाइन, हर एक मेमोरी लोकेशन का एक एड्रेस होता है। अब ये एड्रेस कितने बाइट का हो सकता है? एज ये मैं एक साइड लाइन पे बता रहा हूँ, टेंजेंट है, इट्स नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू यू, बट जान लो तो अच्छी बात है। कितने बिट्स का ये एड्रेस हो सकता है? कितने बिट्स का? हाँ, अच्छा इस तरह समझ लीजिए, अगर मेरे पास 1 बिट है, ठीक है, कितना बिट है मेरे पास? 1 बिट। इस 1 बिट से मैं डिफरेंट कितनी कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ? 8 नहीं, 2 आइदर 0 या 1, 0 या 1 है ना। एक का मैं नाम 0 रखूंगा, दूसरा का नाम रखूंगा 1। अगर मेरे पास अब 2 बिट्स होंगे, B1 और B2, अब कितने में बना सकता हूँ? 4, है ना।
00 01 10 11। अगर मेरे पास 3 होंगे तो 16 2 टू द पावर ऑफ 3 16 8। 8 सॉरी। ठीक है, 4 होंगे 2 टू द पावर ऑफ 4। यस 4। तो ये कितनी बड़ी मेमोरी है ये डिक्टेट करती है कि मेरा साइज क्या होगा, कितने बिट्स मुझे चाहिए होंगे उसको एड्रेस करने के लिए। फाइन फाइन। तो मेमोरी एड्रेस का ये कितनी बड़ी है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसका किससे लेना देना है, कितने मेमोरी लोकेशन। ठीक है, बात समझ में आई? एक लोकेशन कितनी बड़ी है उससे उसका लेना देना नहीं है, उसका लेना देना है कि कितने मेमोरी लोकेशंस हैं मेरी मेमोरी में, उस हिसाब से मेरे मेमोरी एड्रेस बिट्स होंगे। ठीक है, ये आप जब अपना कंप्यूटर आर्किटेक्चर और माइक्रोप्रोसेसर पढ़ोगे उसमें आपको ये सब पढ़ाया जाएगा। एनीवेज, तो लेट्स गो बैक। तो जब मैं अच्छा ये अब मैं हर एक मेमोरी को जो है एड्रेस से यूजिंग इट्स एड्रेस में उसको एड्रेस कर सकता हूं। ठीक है, उसको एक्सेस कर सकता हूं, लेकिन नंबर याद रखना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। फाइन। तो अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम किसी, अगर मुझे कोई मेमोरी लोकेशन यूज करनी है, मैं उसको लेकिन कोई इंग्लिश में नाम दे दूं जिससे मुझे वो याद रहे। बात समझ में आई? Am I audible? हाँ। यस यस। तो वेरिएबल नेम जो होता है वो असल में इस मेमोरी लोकेशन को हम नेम दे देते हैं। ठीक है, इस मेमोरी लोकेशन को हम एक नाम दे देते हैं। ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अब जब मैं इंटीजर कहता हूं, इंटीजर का मतलब कितने बाइट्स इसको एलोकेट होंगे। ठीक है, तो अगर जो लोग टर्बो वगैरह यूज करना चाहते हैं उनके सिस्टम में इंटीजर के लिए 2 बाइट्स एलोकेट होते हैं, फ्लोट के लिए 4 बाइट्स एलोकेट होते हैं और कैर के लिए 1 बाइट एलोकेट होता है। ठीक है, मॉडर्न सिस्टम में कैर के लिए 1 बाइट एलोकेट होता है, इंटीजर के लिए 4 बाइट्स एलोकेट होते हैं, फ्लोट के लिए भी शायद 4 ही एलोकेट होते हैं या 6 होते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द कंप्यूटर सिस्टम कि उसमें क्या आर्किटेक्चर है। बट एनीवेज, डेटा टाइप अब हमें 2 इंफॉर्मेशन देता है। कितनी इंफॉर्मेशन देता है? 2। एक तो ये डोमेन बता ही देता है, ठीक है, लेकिन डोमेन से भी 2 चीजें निकलती है। एक तो पता चलता है कि टाइप ऑफ वैल्यू क्या है, इंटीजर है, फ्लोट है या कैरेक्टर है। दूसरा, ये लेंथ क्या है, या उससे हमें ये रेंज भी मिल जाएगा कि कितने बाइट्स इसको एलोकेट हो रहे हैं। अब मैंने क्या कहा, फॉर एग्जांपल लेट अस एज्यूम कि इंटीजर के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होते हैं? 2 बाइट्स। तो रैंडमली ये जो आपकी मेमोरी है ना, रैंडमली कहीं पे 2 कंसेक्यूटिव बाइट्स जो है उनका नाम रहेगा क्या? फॉर एग्जांपल रोल नंबर। बात समझ में आई? इन 2 लोकेशंस को अब हम ट्रीट करेंगे एज ए सिंगल लोकेशन। जब हम रोल नंबर कहेंगे तो इन 2 को एज ए ग्रुप ही आप एड्रेस किया जाएगा। फाइन। लेकिन इंटरनली इसके 2 एड्रेसेस होंगे, ऊपर वाले का एक एड्रेस होगा, नीचे वाले का दूसरा एड्रेस होगा। फाइन। सिमिलरली अगर 4 बाइट्स होंगे तो 4 के ग्रुप को एलोकेट किया जाएगा। बात समझ में आई यहां तक? ठीक है। हाँ, ये रैंडमली चूज करते हैं एड्रेस या 0 1 2 3 कंपाइलर 4 खुद ऐसे? करेगा, ये आपको देना नहीं है। ठीक है, ये आप तक नहीं। आप जब कहते हैं इंटीजर रोल नंबर तो अंदर से वो खुद ही देगा, ये जो प्रोग्रामर ये डिसाइड नहीं करेगा। फाइन। हाँ, ओके सर। यहां तक सब समझ आया? किसी को कोई शक तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम कुछ भी? नो सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सिंपल प्रोग्राम लिखेंगे। हम एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसमें 2 नंबर हम रखेंगे, फिर उनका सम हम निकालेंगे और उस सम को हम डिस्प्ले कराएंगे। इतना करेंगे और फिर मैं आज इतना ही कराऊंगा। ठीक है, ठीक। तो प्रोग्राम करने के लिए अगेन हम फिर से वही प्रोसेस करेंगे। हम लिखेंगे void main पैरेंथेसिस ब्रेस ओपनिंग और लास्ट में हम ब्रेस को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब प्रोग्राम क्या है हमारे पास? प्रोग्राम हमारे पास है, हमारे पास 2 वेरिएबल हैं इंटीजर टाइप के, है ना। फिर हम तीसरे वेरिएबल में, थर्ड वेरिएबल में हम उसका सम स्टोर करेंगे। थर्ड में हम उसको क्या करेंगे? सम स्टोर करेंगे। तो हमें कितने वेरिएबल बनाने हैं? हेलो,
3 वेरिएबल बनाने हैं। उनका टाइप क्या रहेगा? इंटीजर। इंटीजर। तो मैं लिखूंगा int, ठीक है। अब उनके 3 नाम रखेंगे। लेट अस एज्यूम पहले का नाम मैं a रखूंगा, दूसरे का नाम b रखूंगा, तीसरे का नाम मैं रखूंगा c। तो मैं लिख सकता हूं इंटीजर a एंड ऑफ स्टेटमेंट, नीचे लिख सकता हूं इंटीजर b एंड ऑफ स्टेटमेंट, नीचे लिख सकता हूं इंटीजर c। या मैं इस तरह लिख सकता हूं, या मैं एक ही लाइन में तीनों भी लिख सकता हूं, फिर मुझे उनको कामा से सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देखो इंटीजर a कामा b कामा c। ठीक, बात समझ में आई? क्लियर? सर। हाँ, अब मैं उसमें कुछ वैल्यू डालूंगा। अब इससे क्या होगा, जब मैं लिखूंगा ना इंटीजर a b c, जब ये कंपाइल हो जाएगा फिर मैं रन करूंगा, रन टाइम पे क्या हो जाएगा, अब मेमोरी में मेरे 3 लोकेशंस बन गए, a है, ये b है और ये c है। इसका नाम a रह गया, इसका b है, इसका c। अब ये डिफरेंट लोकेशन पे हो सकते हैं। अब मैंने खाली अपने व्यू के लिए मैंने 3 यहाँ पे कंसेक्यूटिव लिखे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कंसेक्यूटिव हो जाए, ठीक है। मेमोरी में ये कहीं पे भी हो सकते हैं। तो 3 मैंने बनूंगा। अब मैं a में कुछ डालूंगा, b में कुछ डालूंगा, तो मैं लिखूंगा सिंपली a इज इक्वल, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है ना, ये इक्वल टू ऑपरेटर, दिस इज कॉल्ड एज द असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ये आप याद रखिए, यहाँ पे आप इक्वेशन, मैथ की इक्वेशन नहीं लिखते हो, यहाँ पे आप ये असाइनमेंट लिखते हो। इसका मतलब है, इसका मतलब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लिखो a इक्वल टू 2, इसका मतलब जो भी ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड में है, ये आपको a वेरिएबल में डालना है। ये मैथ की इक्वेशन नहीं है, ये नहीं कह रहा है कि a बराबर है 2 के, ये कह रहा है कि 2 को डालना है किसमें, a में। बात समझ में आई? क्लियर? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसमें 2 चला जाएगा। पहले इसमें कुछ भी हो सकता है ना, पहले कुछ भी हो सकता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने उसको ओवरराइट करके 2 उसमें डाल दिया। इसी तरह से हम b में भी कुछ डाल सकते हैं, लेट अस से इसमें हमने 20 डाल दिया, ठीक। एंड ऑफ स्टेटमेंट ख्याल रखिएगा, एंड ऑफ स्टेटमेंट, एंड ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते, जैसे हमने ऊपर बनाया था ना a कामा b कामा, यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप लिखोगे a कामा a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 20, ये गलत होगा, इस तरह नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता अब यहाँ पे एंड ऑफ स्टेटमेंट डाल सकते हो, फिर आप एक ही लाइन में भी लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक। गुड। अब C में हमें क्या डालना है, a प्लस बी। a प्लस बी, तो मैं लिखूंगा C इक्वल टू a प्लस b। द करेक्ट वे ऑफ प्रोनाउंसिंग दिस इज असाइन टू C a प्लस b, ठीक है। अब लेकिन हम शॉर्टकट में बोलते हैं C इक्वल टू a प्लस b, लेकिन आप ये हमेशा याद रखिए, ये मैथ की इक्वेशन आप नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। इससे बहुत सारों को कंफ्यूजन होता है बहुत देर तक। इसलिए अगर ये मैथ की इक्वेशन नहीं है तो यहाँ पे हमेशा एक ही लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एक ही वेरिएबल रहेगा। इसमें आप यहाँ पे ये गलत होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप लिखना चाहो a प्लस बी इक्वल टू सी, दिस विल बी रॉन्ग, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, आपको हमेशा लेफ्ट हैंड, इसका मतलब ही ये होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसमें डालो जो राइट हैंड साइड में। अब लेकिन यहाँ पे तो एक वैल्यू है, वो कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये c को कैसे इसमें डाल सकता है, तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। तो उल्टा लिखना है हमेशा, c यहाँ पे हमेशा एक सिंगल वेरिएबल रहेगा एंड राइट हैंड साइड में आप कुछ भी एक्सप्रेशन लिख सकते हो। अब तो यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, हमें फिर इसका डिस्प्ले कराना है, इसका सम, है ना। तो डिस्प्ले कराने के लिए कौन सी फंक्शन है हमारे पास, प्रिंट एफ। ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं, तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ। अब मैं कोई भी मैसेज लिख सकता हूं, मैं लिखूंगा सम इज। अब सम किस में है, सी में है ना, सी में। अगर मैं यहां पे लिखूंगा ना सम इज सी, लेकिन ये जब एग्जीक्यूट होगा कंप्यूटर पे लिखेगा सम इज सी, लेकिन मुझे सम इज सी नहीं लिखना है, मुझे कहना है इसको सी में जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा %d, ठीक है। %d का मतलब ये होता है, ये जब एग्जीक्यूट इसको करेगा ना, ये यहाँ से चलेगा SUM फिर स्पेस इज डी, फिर इस तरीके से %d। अब इसको पता चला कि अच्छा %d का मतलब ये नहीं कि मुझे %d यहाँ पे डिस्प्ले कराना है, इसका मतलब है कि आगे कोई वैल्यू होगा वो वैल्यू मुझे प्रिंट कराना है, ठीक है।
तो जब ये डबल कोट्स में क्लोज करूंगा फिर कामा में लिखूंगा, अब मुझे वेरिएबल का नाम लिखना है सी एंड ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये सम इज सी के बजाय लिखेगा सम इज, फिर यहाँ पे सी है, ये देखेगा सी में क्या वैल्यू है, वो वैल्यू 22 है, तो ये प्रिंट कराएगा सम इज 22 एंड देन फाइनली आई विल क्लोज दिस ब्रेस। और चूंकि मैं प्रिंट एफ यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे होना चाहिए हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये बात सबको समझ आई? क्लियर? ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैं कंपाइलर पे आपको दिखा दूंगा एंड देन यू सी। अब चूंकि बहुत सारों के पास आपके पास कंपाइलर नहीं है तो यू कैन यूज दिस OpenGDB जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया है। सो वी कैन यूज दिस OpenGDB टू डू आवर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो मैं आपको अब उसी से दिखाऊंगा। तो लेट मी ओपन दिस OpenGDB। Online GDB, sorry, not OpenGDB. So stop share। तो ये मेरी साइट है OpenGDB, सॉरी ऑनलाइन GDB। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा पहले कंपाइलर, मैं C यहाँ पे यूज करूँ तो मैं C लिखूंगा एंड देन यहाँ पे ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ होगा। सो बेसिकली यू हैव टू चेंज दिस थिंग। और मैंने आपको वाइड कहा है तो हमेशा ये यहाँ पे वाइड होना चाहिए, VOID वाइड नेम। अब हम फिर करेंगे तो सबसे पहले मैं 3 वेरिएबल क्रिएट करूंगा, int a, b, c। ठीक है, अब a में मैंने डाल दिया क्या 2, फिर एंड ऑफ स्टेटमेंट, फिर b में मैंने डाल दिया 20 एंड ऑफ स्टेटमेंट एंड देन c में मैंने डाल दिया a प्लस b एंड ऑफ स्टेटमेंट। फिर मुझे क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है, प्रिंट f sum is equal to %d, c। ठीक है, एंड ऑफ स्टेटमेंट। अब ये हो गया, इसका नाम आप देख सकते हो main.c है, ये ऑटोमेटिकली सेव भी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे कर सकते हो किसी और जगह पे भी, बट एनीवेज ये खुद ही सेव भी हो जाएगी। जब मैं यहाँ पे रन करूंगा तो पहले कंपाइल होगा फिर ये रन करेगा, 2 स्टेप एक ही साथ में हो जाएंगे। तो कैसे रन, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखेगा सम इक्वल टू 22। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट तो नहीं रहा? नो सर। इसी तरह से अब मैं डिफरेंट नंबर्स कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे 232 प्लस 20 अगर करूं तो ये 232 प्लस 20 करेगा, 252 आ जाएगा आंसर। इस चीज को आप प्रैक्टिस करिए। अब आप सम के बजाय माइनस करिए, डिवीजन करिए, इंटीजर्स के बजाय आप फ्लोट नंबर्स ले लीजिए, उनसे ट्राई कर लीजिए। तो आप वो चीजें ट्राई करके, इसी तरह कैरेक्टर्स देख लीजिए, कैरेक्टर का क्या हो जाएगा अगर हम कैरेक्टर वेरिएबल में कुछ डाल देंगे। ये चीजें आप ट्राई करिए आज के लिए। इफ एनीबॉडी फील्स एनी प्रॉब्लम, वो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू कांटेक्ट कर ले, कल हम इससे आगे चलेंगे। यहाँ तक सब आया समझ? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। कैन यू डू सम बेसिक थिंग्स नाउ? यस सर। चलिए, आई होप कि आप लोग कर पाओ। बेस्ट ऑफ द लक। फिर हम कल फिर से इसी टाइम पे मगरिब के बाद फिर से यहाँ से आगे चलेंगे, ठीक है? अगर आपको सीखना है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट, ठीक है? तो लग जाइए, 2-4 और प्रोग्राम्स कर लीजिए इसी तरह छोटे छोटे। ट्राई टू चेंज डिफरेंट थिंग्स, फिर अंडरस्टैंड करो कि अच्छा इसमें आप ये चेंज क्यों आ गई। अच्छा, अगर मैं इसमें थोड़ा चेंज करना चाहूँ, मुझे यहाँ पे सम इक्वल टू सी के बजाय मुझे अगर लिखना होगा a is this, b is this and a plus b is this, तो उस तरह अगर मुझे करना होगा तो क्या करना होगा। तो ट्राई ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है? सर आप लेक्चर फिर भी अपलोड कीजिएगा सर। हाँ, मैं अपलोड कर लूंगा लेक्चर, ठीक? थैंक यू सर। आई विल डू इट। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह। खुदा।